आपके साथ अहमद शाह। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। अब वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। अवैध सैंड माइनिंग मामले में एक्शन में ईडी। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 37 बसपा उम्मीदवारों का नाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस वार्ता को संबोधित। महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर करेंगी बात। महाराष्ट्र में बीते 48 दिनों में कोरोना से मरने वालों की 68% लोगों ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। राज्य सरकार ने किया बड़ा खुलासा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। विजय सुवादा और महेश वासनी ने छोड़ा आप का दामन। बॉन्ड फिल्म रॉकेट केस में पूनम पांडे को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। शादी के 18 साल बाद ऐश्वर्या, रजनीकांत और धनुष ने अलग किए रास्ते। सोशल मीडिया पर किया बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को बड़ी ऐलान। चुनाव में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और की नहीं लगाई जाएगी चुनाव में ड्यूटी। चुनावी माहौल को देखते हुए हरिद्वार में धारा 144 लागू। एक जगह पर 5-6 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे जमा। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 3295 नए कोरोना संक्रमित लोग। और अब चलिए नजर आते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास तौर पर कारगिल और द्रास के इलाकों में इस बार कड़ाके की ठंड है। ऐसे में दोनों शहरों में बिजली पहुंचाना बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन द्रास के जल विद्युत परियोजनाओं के बहादुर कर्मचारियों ने न केवल बिजली परियोजनाओं को चालू रखने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि मशीनरी को जमने से भी बचाया है। बता दें कि 5 साल पहले शुरू हुई बिजली परियोजना 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई थी। सर्दियों के दौरान कर्मचारियों के लिए पानी की नहरों को चालू रखने के लिए मशीनरी को बंद होने से बचाने के लिए एक कठिन लड़ाई होती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने बेटे मयंक जोशी को विधानसभा का टिकट दिलाने के लिए रीता बहुगुणा जोशी अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। जी हां, उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिखा है। बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो बीजेपी में है और वो कहीं यहीं ही रहेंगी। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि यदि पार्टी को लगता है कि मेरे सांसद होने की वजह से मेरे बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जी हां, उन्होंने कहा कि पार्टी को इस उलझन से निकालने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर साफ किया है कि मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि फिलहाल मैं पार्टी में हूं और पार्टी में ही रहूंगी। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को लखनऊ कैंट का टिकट दिलाने की मांग कर रही हैं। बता दें कि लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में कई दावेदार हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए जोर देकर एक कहा है कि गणतंत्र दिवस पर झांकी को लेकर जो भी फैसले हुए हैं वो व्यापक गाइडलाइन के मुताबिक ही किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में उन्हें शामिल होने के लिए भी कहा है। राजनाथ सिंह की तरफ से ये पत्र ऐसे समय में लिखे गए जब दोनों राज्यों की तरफ से झांकी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद तमिलनाडु में उसके समकक्ष एल के स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। केरल सहित गैर भारतीय जनता शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये केंद्र द्वारा अपमान है।
कुछ राज्यों की झांकियों का चयन नहीं होने पर उन राज्यों के द्वारा की जा रही आलोचना को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि ये गलत परंपरा है और झांकियों का चयन केंद्र सरकार नहीं बल्कि एक विशेषज्ञ समिति करती है। वाहन बनाने वाले देश और दुनिया की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने पैसेंजर्स व्हीकल की कीमतों में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, यानी आपको आज से टाटा की कारें खरीदने के लिए और भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। हालांकि कंपनी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 18 तारीख तक की बुकिंग पर इस फैसले का कोई भी असर नहीं होगा। कंपनी ने कीमत के औसतन 0.90% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इतना ही नहीं, कंपनी ने कुछ खास वेरिएंट की कीमत में 10,000 रुपए तक की कटौती भी की है। ऐसी घोषणा कंपनी के कस्टमर्स की तरफ से मिले गए फीडबैक के बाद ही लिया गया है। अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में बोनेर के पास एक ट्रक और निजी बस में आपस में ही भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि इस हादसे के दौरान यात्रियों में काफी चीख पुकार मच गई, क्योंकि वो लोग इस हादसे से काफी बुरी तरीके से डर गए थे। आगरा में कुएं में गिरे सांड का रेस्क्यू कराने जा रही पुलिस रेस्क्यू एम्बुलेंस पलटने से बाल बाल बच गई। बता दें कि रेस्क्यू एम्बुलेंस में सवार आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में इलाज चल रहा है। बता दें कि यह पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के मार्ग का ही है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया में एक घर में अज्ञात कारणों के अचानक ही आग लग गई। बता दें कि आग लगने से लगभग 20,000 रुपए का नुकसान भी हो गया है। आग किन कारणों से लगी है, अभी इसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। मऊ में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना के अंतर्गत 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पशुपालन महाविद्यालय के पशु और प्रसूति रोग विभाग के डॉक्टर SS महोर ने बताया कि गौवंशों की दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके जरिए गौवंशीय और भैंसवंशीय आबादी अभी तक केवल 30% का ही उत्पादन देती है, बल्कि विकसित देशों में 100% गौवंश की आबादी कृत्रिम गर्भाधान करने का दुग्ध उत्पादन भी करती है। बता दें कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश में भी कृत्रिम गर्भाधान के विस्तार से 1 महीने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सभी किसान भाई और पशुपालक जानते हैं कि पशुपालन को यदि उद्योग धंधे की तरह निरूपित करना है तो हम सबकी मंशा यह होना चाहिए कि तकनीकी ज्ञान के माध्यम से हमारे दुधारू पशु जन्ने के 3 माह में वापस गर्भ धारण कर लें, क्योंकि जब पशु का दूध उत्पादन बंद होता है तो उसके गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद वापस जन जाता है। तो श्वेत क्रांति का सपना तभी साकार होगा जब हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान भाइयों को, पशुपालकों को और हमारे जो युवा लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम करते हैं उसके तहत वो एक तरह से प्रेरित हों। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार के द्वारा यह योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुओं को गर्भधारण किया जाए और उनसे जन्ने के बाद अधिक दूध उत्पादन बढ़ेगा तो पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। इस प्रशिक्षण के डॉक्टर SS महोर जो समन्वयक हैं, क्या कहते हैं? नो डाउट कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं का उत्पादन जो है बढ़ेगा, दुग्ध उत्पादन। अभी भारत में अगर सिनेरियो देखा जाए तो कृत्रिम गर्भाधान का जो कवरेज है वो 30% है, जबकि विकसित देशों में यही कवरेज 100% है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए एक बड़ा जो ड्रॉबैक है, कमी है, वो है एक शिक्षित AI तकनीशियन की। तो उसी सिलसिले में अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की ये योजना चल रही है, जिसमें हम ग्रामीण युवाओं को, ग्रामीण शिक्षित युवकों को यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण देते हैं। और यह प्रशिक्षण कुल 3 माह का होता है, जिसमें हम 1 माह का कक्षा प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद इनका 2 महीने का फील्ड में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है।
हमारे साथ चेयरमैन इस मैत्री प्रशिक्षण के डॉक्टर बीपी शुक्ला सर मौजूद हैं। जी हाँ, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार के तहत ये बहुत अच्छी योजना लाई गई है और इस योजना का जो बेसिक उद्देश्य है वो उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी कोई इतनी सघन योजना हम नहीं बना पाए, और जिससे कि हमारे यहाँ हर पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हम उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकें। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो हमारी देसी गाय है, जो देसी नस्ल की गाय है, उनका दूध उत्पादन कम होता है। विश्व में हमारे पास सबसे ज़्यादा पशु संख्या है भारत में, पर दुग्ध उत्पादन पर व्यक्ति अगर हम देखें तो दूध की जो उपलब्धता है वो बहुत कम है, और ये तभी दूर हो सकती है जब हमारे सारे पशुधन जो है ये उन्नत नस्ल के सीमेन से अगर ये गर्भ धारण करें अच्छे। मऊरानीपुर विधानसभा से पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य ने लखनऊ में पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हाथों से भाजपा की सदस्यता ली। बता दें कि जिसके बाद से डॉक्टर रश्मि आर्य के समर्थकों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों के कारण मैंने पार्टी को छोड़ दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी 2 दिन तक समाजवादी पार्टी से आपका प्रचार चलता रहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, चूंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां इतनी शानदार हैं कि जिससे प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। चूंकि इनकी नीतियों का लाभ सीधे सीधे उन गरीब वर्ग को जा रहा है जो इसके लिए जो नीड है, मतलब जिनको ज़रूरत है। चूंकि बाकी जो पार्टियां रहती हैं, निश्चित उनकी नीतियां ठीक है, लेकिन वो नीतियों का लाभ सीधे उन लाभार्थी के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में आपके टिकट न मिलने की ज़्यादा चांसेस थे, या जिस तरीके से चर्चाओं में तो आप थे ही, लेकिन टिकट न मिलने के कारण भी यही है कि पार्टी बदलना? क्या कहा आपने? समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आप प्रबल दावेदार थी प्रत्याशी के रूप में, तो क्या वहाँ पे ये भी कयास लगाया जाए थी कि दूसरे प्रत्याशी की दावेदारी से आपका टिकट कटने के चांस थे, इसलिए पार्टी बदली? देखिए, क्योंकि जिले में जो राजनीति चल रही थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। पूरे 5 साल लगातार मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया था। कुछ उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी के लिए वफादार कौन है और कौन नहीं, जिसकी वजह से मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मऊरानीपुर में अगर पहचान समाजवादी की पार्टी की है तो वो आपके परिवार से और आप लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी की पहचान बनाई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या कारण हुआ? किस पार्टी की किन नीतियों से आपको विरोध करके भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? नीतियों का विरोध नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे परिवार ने हमेशा से ही गरीब, असहाय और निचले वर्ग के लोगों का हमेशा सहयोग किया है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो सहयोग हम करते आए हैं निश्चित ये आगे बरकरार रहे। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि इनकी नीतियाँ अच्छी हैं। इससे प्रभावित होकर हमने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम ये चाहते हैं। आपका टिकट कंफर्म हो गया क्या? नहीं, हमने सिर्फ ज्वाइन किया है, हमने कंफर्म की बात अभी कही नहीं है। जिसका भी कंफर्म होगा, जो ऊपर से आदेश होगा, हम वही करेंगे। मैम, समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या समस्या थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? क्या मुख्य क्या बातें रही उसमें आने की? टिकट ना मिलना, या यहाँ के जो कुछ 2-4 लोग हैं पार्टी से जुड़ी उनकी वजह से, या तिलक चंद जी के यहाँ मऊरानीपुर में डेरा डालने से? देखिए, जब टिकट किसी का क्लियर नहीं हुआ तो क्षेत्र में कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा क्लियर हो गया। आज मैं बीजेपी ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि मेरा अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है। पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में दिव्यांग मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर मनकपुर गांव में बाल विकास परियोजनाओं सीडीपीओ आराधना के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम के चलते दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया है। बता दें कि इस अवसर पर सीडीपीओ ने वीवीपैट मशीन के साथ साथ ईवीएम के सफलतापूर्वक मतदान करने की पूरी प्रतिक्रिया की सारी जानकारी भी दी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने पोस्टर, बैनर और मतदाता जागरूकता नारे के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों को 27 फरवरी को मतदान करने के लिए अपील भी की है।
वो यहाँ के लोगों को जागरूक करना कि वो मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और साथ ही अगर जो कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी कुछ दिन के लिए वो आइसोलेशन में रहें, 7 दिन के घर पे रहें, और जो लोकल वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास उसका सेवन करें। इसके लिए हम MOIC से भी सलाह लेने की बात कर रहे हैं कि उनको ये सुविधाएँ दी जाएँ। ये क्षेत्र में जा करके लोगों से बताते हैं ये चीज़, हाँ, तो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं नहीं? हाँ, मोस्टली जो यहाँ पे यंगस्टर्स है, जो एक युवा आबादी है, तो उन लोगों के द्वारा तो इस बात को कंसीडर किया जाता है। लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी है कि जैसे मास्क लगाना, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर से आएंगे तो आपके लिए कंपल्सरी, हमारे लिए नहीं। तो अभी भी इसको थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है कि खतरा सबके लिए है। जिन लोगों के वैक्सीन नहीं लगी हुई हैं, क्या उन लोगों को क्या जागरूक कर रहे हैं? हाँ, वैक्सीनेशन के लिए हमें ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ लोगों की फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकेंड डोज ड्यू रह गई है, उनके 84 डेज पूरा हुए फिर भी उन लोगों ने नहीं लगवाया, तो अभी तेजवापुर में, मकनपुर में, छिंदौली में जाकर उन्हें बुलवाया जा रहा है आंगनबाड़ी वर्कर से सहायिकाओं के द्वारा, जिससे कि मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।